हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम उस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है। और उस लेवल से लेके आपका धीमे धीमे हर चीज़ ऐसे क्लियर कराएंगे कि ये बात मान के चलना कि आपकी अगर यूपीएससी भी देने बैठोगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे। सिर्फ पीडीएफ की भाषा पे मत जाना, जो बोला जाए यहाँ से एक एक शब्द को समझ लेना, याद कर लेना, फिर आप देखोगे कि इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स ही मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था। वो तो हिंदी में क्या होता है कि इसके ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल नहीं बनाया था। तो ध्यान रखो, बस अच्छे से पढ़ो आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र। ये पता होना चाहिए आपको कि अर्थशास्त्र है क्या। कमेंट सेक्शन में थोड़ा ये बताना, थोड़े से चेंजेज हुए हैं क्या, आवाज वगैरह सही आ रही है कि नहीं, ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होती है? देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में या देश में, देश होता है या समाज होता है, इसमें क्या होता है? दो ही चीजें। एक होता है या तो वस्तु या फिर सेवा। अगर आप कोई चीज उपयोग कर रहे हो वस्तु के फॉर्म में तो आपको पता है वो वस्तु है। और अगर आपको सर्विस मिल रही है, कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे आप गए नाई की दुकान पे, बाल कटवाए, वो केवल सेवा है, वहां से आप कुछ लेके नहीं आए, बस कटवा के आए। ठीक है। जैसे शिक्षा, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, एक प्रकार की सेवा है। आप मोबाइल फोन से फोन लगाते हो, आपकी बात हो जाती है, लेकिन ये जो सर्विस आपको देता है उसका आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। ये हो गई सेवाएं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, देश में, या कभी कभी क्षेत्र की भी अपनी अलग इकोनॉमी होती है। ठीक है। राज्य में। तो उसकी इकोनॉमी जब आप देखते हो तो देखते हो कि वस्तु और सेवाएं, इनका उत्पादन कैसे हो रहा है और वितरण। बस इसकी जिस प्रणाली का आप अध्ययन करते हो ना, वो हो गई आपकी इकोनॉमिक्स। तो बस इसकी परिभाषा यही है, एक देश या समाज में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन और वितरण प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? सीमित संसाधनों का उचित आवंटन। अर्थशास्त्र किस लिए बनी है ये ध्यान रखो, कि अगर ऐसा होता कि संसाधन आपके असीमित हैं, सपोज करो कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है देश में, गांव में आज भी होता है पानी, शहरों में भी अभी यही है, तो पानी क्या फ्री में मिल रहा है, जिसको जितना चाहिए ले लो। मीन्स इसका कोई आवंटन का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं हुआ। कहाँ? गांव में। शहरों में हो गया। शहरों में आपको पानी के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि शहरों में अब ये चीज लिमिटेड हो गई। पहले आप 100 साल पहले चले जाओ, किसी ने सोचा नहीं था कि पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो संसाधन जितने भी हैं सब सीमित हैं। अब उनका उचित आवंटन हो। उचित आवंटन कैसे होगा? कि आप जो काम करोगे, मेहनत करोगे, जो आपकी क्षमताएं होंगी, उसके अनुसार क्या है, आप कमाओगे चीजों को या संसाधनों को। आप पैसा नहीं कमाते हो, पैसा तो सिर्फ लेन देन का माध्यम है, आप चीजें कमाते हो। तो सीमित संसाधनों का उचित आवंटन, यही क्या है? आपकी अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। इसकी दो शाखाएं होती, एक होती व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। दूसरी होती है समष्टि या समष्टि भी बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि जैसा कि यहाँ पे जिक्र है, ये क्या है? ये होती है माइक्रो इकोनॉमी। इसमें सिर्फ एक फर्म, फर्म मतलब कंपनी, जो शब्द बोलूं, जो मतलब बताऊं, आप अपने यहाँ नोट कर लेना। उस क्योंकि ये फर्म शब्द बहुत जगह यूज होगा, तो आपको अब जब भी फर्म बोले समझाने की जरूरत ना पड़े। फर्म मतलब होता है कंपनी। तो किसी एक व्यक्ति या उसकी किसी कंपनी, फर्म या कुछ और भी उस टाइप का हो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में शामिल है। ठीक है। इसका अगर अध्ययन किया जाए तो ये आ जाता है व्यष्टि में। समष्टि में पूरा अध्ययन, पूरे देश की, समाज की या उसकी, तो समष्टि में सारी कंपनी आ जाएंगी। बस यही अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ते हो, किसी कंपनी विशेष के बारे में पढ़ते हो, और समष्टि अर्थशास्त्र में आप पूरे देश, राज्य, क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ते हो। तो इसमें एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक इकाई में फर्म हो गया, कंपनी हो गया, जो भी हो सकता है। आगे चल के और डिटेल में जैसे उसका, जैसे कंपनी वाला चैप्टर आ जाएगा, कंपनीज भी पढ़ोगे आप, कंपनी क्या है, कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे, तो उसमें समझ जाओगे और डिटेल में। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसमें भी प्रणाली के अध्ययन में कुछ फॉर्मूला होते हैं, योग मतलब जोड़ के, चीजों को जोड़कर जब आप देखते हो, तो जब देश की राष्ट्रीय आय निकालते हो तो क्या होता है? एक व्यक्ति ने जो उत्पादन किया उसका मूल्य निकाल लिया, फिर दूसरे ने, ऐसे करके पूरे देश में जो उत्पादन हुआ उसको आप जोड़ दिए, तो राष्ट्रीय आय में आप क्या निकालते हो? योग।
औसत प्रणाली क्या होती है कि जैसे आपको निकालना है प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय हर एक व्यक्ति की अलग अलग है, कैसे निकल जाएगा कि एक व्यक्ति की आय देश में कैसे है। तो ये क्या करेंगे, पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकालेंगे जो है, और इसको डिवाइड कर देंगे जितनी जनसंख्या है, तो यहां से प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। ये क्या है, आपका औसत है। या वस्तुओं का मूल्य स्तर निकालना है आपको कि वस्तुओं का मूल्य स्तर या महंगाई दर जो है आपकी, इन्फ्लेशन रेट, वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है। तो आप क्या करोगे, हर एक वस्तु का अलग अलग, जैसे टमाटर आजकल 200 के रुपए केजी से ऊपर चल रहे हैं, आलू में ज्यादा दाम नहीं बढ़े हैं, नींबू और ज्यादा सस्ता है। तो क्या करें, सबका रेट जिसमें बढ़ा है उसका, जिसमें कम हुआ है, ओवरऑल निकाल के डिवाइड कर देंगे, तो एक एवरेज महंगाई दर पता चल जाती है। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। जैसे जैसे टॉपिक कराते जाएं हम डिटेल में जा रहे हैं, जैसा हमने बताया, ये बात ध्यान रख लेना, जो लोग मेंस वगैरह दे रहे होंगे उनको इतना समझ में आ जाएगा कि अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी की होगी ना, तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के भी इकोनॉमिक्स के जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। यहाँ हम आपको एक एक शब्द का मायना बताएंगे, उसका उपयोग बताएंगे, उसको लिंकअप कर देंगे, तो आपकी समझ बहुत सुपर बन जाएगी। ठीक है, तो विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, पहली चीज ये जानो। पहला है तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। तीन टाइप की दुनिया में अर्थव्यवस्था है, एक है विकसित, दूसरा है विकासशील, और तीसरा है अल्प विकसित। अल्प विकसित में आपको देखें अगर, तो अफ्रीकन कंट्रीज कोई भी उठा लो, नाइजर, चाड, है ना, ये सब, तो ये अल्प विकसित है। इंडिया विकासशील में आता है। तो जो यूरोपियन देश है, यूएसए वगैरह, यूरोप के ब्रिटेन वगैरह, ये विकसित में है। ठीक है, विकसित में क्या क्या देखते हैं, एक तो हम उसकी इकोनॉमी तो देखते ही देखते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हम अंग्रेजी के भी यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि इकोनॉमी में अंग्रेजी वर्ड ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं, तो कई शब्द हम अंग्रेजी के भी यूज करें। तो प्रति व्यक्ति आय जब आप अधिक होनी चाहिए यहाँ पे विकसित देशों में, इसके इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस होते हैं, वो और ज्यादा ऊंचे होने चाहिए। ठीक है, तो भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति आय निम्न है, सबको पता होना चाहिए। भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर आप चालू कीमत पे देखो, पीपीपी पे देखेंगे आप, तो 8,000 के आसपास है, $8,000। अगर चालू कीमत पे देखेंगे तो ये 2,000 के आसपास है। एकदम एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को देखना है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया। पता चले आपका 4 महीने बाद या 6 महीने बाद एग्जाम है, फिर आप उसको कर दोगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था। तो जहां पे मैं बताऊं कि ये डेटा आप करंट से देख के अपडेट कर लेना, तो आपको प्रति व्यक्ति आय अपडेट करनी है, देख लेना है कि इस टाइम इंडिया की प्रति व्यक्ति आय क्या है। थोड़ा सा पीपीपी बता देता हूँ। पीपीपी क्या होता है, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया में कोई चीज 18 रुपए की मिल रही, ठीक है, 18 रुपए का एक चिप्स का पैकेट मिल रहा है सपोज करो, तो अमेरिकन डॉलर का माहौल अगर 54 है, ठीक है, ये है नहीं, 80 के आसपास है, वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर अमेरिकन डॉलर का मूल्य 54 है, दैट मीन $1 में 54 रुपीज मिल रहे हैं, तो अमेरिका में यही चिप्स के पैकेट 3 मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, वहां पे 3 नहीं मिलते। वहां पे क्या होता है कि इतना अंतर नहीं है कि वहां पे सेम चीज आपको उसी विनिमय दर से मिल जाए। तो जो चीज यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि 80 रुपए इनका मूल्य है डॉलर का, और यहाँ पे 1 रुपये है, मतलब इंडिया में आप 80 रुपए खर्च करोगे, यहाँ पे $1 खर्च करोगे, $1 ये यूएसए, ठीक। तो इंडिया में 80 रुपए में कोई चीज आपको 80 मिल गई, तो ये $1 में कितनी 80 मिल जाए आपको, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में जो चीज आपको 17 या 18 रुपए में मिल जाती है, वो $1 में यहाँ मिलती है। तो ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। विभिन्न देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की एक क्षमता होती है, एवरेज क्षमता, ठीक। दूसरा क्या है, पूंजी का अभाव। ये मैंने गैप इसलिए छोड़ रखे कि पीडीएफ में भी आप लोग अपडेट कर पाओगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है इस टाइम। पूंजी का अभाव, पूंजी क्या होती है, पूंजी होती है कैपिटल। कैपिटल मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है वो आपकी पूंजी है, नहीं। कैपिटल होता है फैक्ट्री, मशीनरी, जब इन चीजों में जिनसे उत्पादन होता है उनमें आप इन्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं पूंजी, ठीक है। तो उत्पादन करने वाली वस्तुओं में जब आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, तो वो पूंजी, तो ऐसी पूंजी का इंडिया में अभाव है। बेरोजगारी और निर्धनता है, जिससे लोगों की क्या है, क्रय शक्ति क्षमता कम है। असमानताएं बहुत अधिक है। अभी पिछली बार रिपोर्ट आई थी कि देश का जो टॉप 1% है,
तो जितनी एक साल में संपत्ति अर्जित हुई, 76% संपत्ति उन लोगों ने अर्जित की। सपोज करो इतनी असमानता है कि गरीब आदमी बहुत गरीब है, अमीर आदमी बहुत अमीर है। अब असमानताओं पे कुछ वक्र हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो। सबसे पहले एक व्यक्ति थे साइमन कजनेट्स। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जब कोई अल्प विकसित देश या विकासशील देश विकास करता है तो पहले उसमें असमानताएं बढ़ती हैं, फिर धीमे धीमे कम हो जाती हैं। कैसे होती हैं? सपोज करो कि पहले जो अमीर हैं उन्हीं के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वही सबसे ज्यादा अमीर होंगे। फिर गवर्नमेंट की टैक्स प्रणाली है, अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगता है, एक तो 30% तो उनको दे नहीं देना है, इसके अलावा उन पे सरचार्ज वगैरह ये लग के 35 से 40% चला जाता है उनका। अब जब इतना चला जाता है तो इसको सरकार क्या है, विकास की जो योजनाएं हैं, विकास योजनाएं, सब्सिडी ना, इन सब पे सरकार खर्च करती है। इन पे खर्च करेगी तो इसका फायदा किसको, गरीबों को मिलेगा। गरीबों को मिलेगा, गरीब एजुकेटेड होगा, चीजें होंगी, धीमे धीमे वो भी अपना बिजनेस बनाए। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है आय का। तो पहले क्या होगा, आपका असमानताएं बढ़ेंगी, फिर धीमे धीमे लेवल पे आएंगी, फिर कम हो जाएंगी। ये होता है, ये साइमन कजनेट्स ने बोला था। ठीक है, अब आते हैं, अब कैसे करता है आय का पुनर्वितरण, मतलब आय अमीरों ने कमाई, उनकी आय लेके सरकार उसका पुनर्वितरण कैसे करती है। तो वो सबको पता होना चाहिए, कर के माध्यम से कर लगाती है, सब्सिडी देती है, एमएसपी एक प्रकार का वही है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देती है सरकार। ये आय के पुनर्वितरण के साधन है। कोटा निर्धारित कर देती है कि इतने, ये लाइसेंस निर्धारित कर देती है कि लाइसेंस आपको मिलेगा तभी आप चीजें कर पाओ। ठीक, फिर देश में क्षेत्रीय असमानताएं बहुत हैं। कृषि का जीडीपी में अधिक योगदान है। कृषि का जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम 14% तक योगदान था, इस टाइम पे 18 के आसपास है, 18 पॉइंट कुछ है। इसको भी आपको अपडेट करना है करंट से। ठीक है, तो कृषि का जीडीपी में योगदान, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो ग्रो करेगा आपका, लेकिन जो विकसित देश हैं उनका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, तीन ही सेक्टर होते हैं समझो। पहला होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है आपका इंडस्ट्री उद्योग, और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो उनकी इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र का आकार इतना बड़ा है कि एग्रीकल्चर हर साल विकास कर रही है, लेकिन उसका 2 से 3% तक ही योगदान है। भारत में 18% है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका इंडस्ट्री और सेवा सेक्टर अभी उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ, धीमे धीमे ये कम हो रहा है। तो कृषि तो अपना विकास करेगी, अगर 305 मीट्रिक टन पैदावार हुई तो ये 310 होगी अगले साल, लेकिन उद्योग में और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। इस प्रकार से इसका हिस्सा अपने आप कम होता जाएगा। तो कृषि का जीडीपी में अधिक योगदान ये विकासशील देशों में होता है। जनसंख्या वृद्धि दर अधिक, इस टाइम पे अभी हुआ है कि टीएफआर जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था पांचवा, तो उसमें टीएफआर अपनी 2.0 पहुंच गई है। 2.1 रिप्लेसमेंट रेट है, मतलब इससे भी नीचे पहुंच गई, लेकिन फिर भी अभी अपनी जनसंख्या बढ़ती रहेगी। इस टाइम पे हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, चाइना को हम 10-12 दिन पहले ही पीछे छोड़ चुके। फिर एक जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत होता है, थॉमसन तथा नॉटस्टीन ने दिया था। इसके कुछ स्टेजेज होते हैं, जैसे पहला स्टेज होता है कि जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी, दोनों अधिक है। फिर क्या होगा, तो धीमे धीमे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, तो जन्म दर क्या होगी, अधिक रहेगी, लेकिन मृत्यु दर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी, जो इंडिया ने पहले अभी बीच के काल में यही हुआ इंडिया में। फिर अगली स्टेज आएगी जब जन्म दर ये भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जनसंख्या स्थिरता वाली स्थिति आ जाती है। स्टेज है। फिर जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर, जीवन की गुणवत्ता, जितने भी इंडेक्स देखो आप, एचडीआई इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, इन पे इंडेक्स पे वैसे एक वीडियो डिजिटल बोर्ड पे क्लास यूट्यूब पे पढ़िए, उसको भी आप देख सकते हो, तो ये पता चल जाए। बाकी हम एक पीडीएफ दे देंगे तो सारे इंडेक्स पता चल जाएंगे। बहुत डिटेल में कराया है उस वीडियो क्लास में हमने कि अलग अलग इंडेक्स कौन निकालता है, कैसे निकालता है, क्या क्या आयाम होते हैं, इंडिया की रैंक वगैरह सब समझाया है। ठीक है, तो इन इंडेक्स में इंडिया का जो है रैंकिंग वो 100 के पार ही जाता है अधिकतर सब में। तो ये है जीवन का स्तर, निम्न स्तर है। ना अच्छी शिक्षा है उस लेवल की जो चाहिए, ना स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी, स्किल नहीं है, आवास नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, स्वच्छ पानी नहीं है, तो बहुत सारी चीज। फिर देखो, ये तो अभी तो विकासशील अर्थव्यवस्था जो है ना, उसकी ये सारी विशेषताएं बता रहे थे। मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली ही विशेषता आप जाने हो विकासशील, और ये विकासशील के अंदर की थी सारी विशेषताएं।
दूसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित कैसे, अब तो धीमे धीमे हम लोग पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी मिश्रित का प्रभाव बहुत ज्यादा है हमारे, अभी बताएंगे कि मिश्रित होती क्या, ठीक है। तो पूंजीवादी समझ लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है कि सारी गतिविधियां मैक्सिमम निजी क्षेत्र में होती हैं, लाभ के आधार पर काम होता है, हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है, कंपनी फिर काम करती है, सरकार केवल रेगुलेट करती है, बहुत कम हस्तक्षेप होता है सरकार का, ठीक है, बहुत कम हस्तक्षेप होगा सरकार का। इसके अलावा किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कंपनी खोल सकता है और काम कर सकता है। इसमें क्या होता है कि दक्षता जो होती है, इफिशियंसी, वो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो सामाजिक न्याय रहता है वो कम रहता है। सामाजिक न्याय, क्योंकि जो गरीब आदमी वो गरीब ही रहेगा, उसको मजदूरी ही करनी है, और जो अमीर आदमी है वो क्या है, धंधे को। इसके विपरीत जो दूसरा हुआ था, इसी जब पूंजीवाद का दुनिया में विकास हुआ, तो फिर एक कार्ल मार्क्स है, उन्होंने देखा कि मजदूरों की दशा, दुनिया में सबसे ज्यादा दयनीय दशा मजदूरों की, 18 से 19 घंटे काम करा रहे हैं, खड़े खड़े काम कर रहे हैं। पहले तो इतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं होती थी, तो पता चले यहाँ भट्टी जल रही है, मजदूर काम कर रहा है, उसको नींद आ गई, सो गया, जल गया। तो सुरक्षा के कोई भी उपाय नहीं है पहले। इतनी बुरी दशा थी महिलाओं की, बच्चों की, महिलाएं बच्चे भी 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, वो कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं। तो जब इनकी दशा इतनी दयनीय थी, तो यहीं से आपका क्या आया, समाजवाद, समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी, मेनली साम्यवादी थी, ठीक है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जितनी भी कंपनी फर्में होती हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, सब पे किसका अधिकार होता है, आपका राज्य का, राज्य मतलब देश का, सरकार का। खनन हो गया, परिवहन के साधन हो गए, जितनी भी चीजें होंगी सब पे सरकार का, जितने उद्योग हैं, अब सरकार नियंत्रित करती है, उसी हिसाब से चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, चीजें प्रतिबंधित रहती हैं, कोई भी हर चीज क्षेत्र में कंपनी नहीं खोल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, दक्षता बहुत कम हो जाती है, जैसे पता है बीएसएनएल क्यों बंद हो गया, इफिशियंसी बहुत कम थी। दक्षता कम होगी, लेकिन सामाजिक कल्याण जो होगा वो उच्च रहता है, ठीक है। जो कमजोर तबका है उनका कल्याण उच्च क्वालिटी का है। तो यही है कि पूंजीवादी में क्या है, अधिकांश आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र में होती हैं, लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होता है, सरकार की नीतियां बहुत उदार होती हैं, मूल्य जो होता है बाजार तंत्र के आधार पर तय होता है, उत्पादकता अधिक होती है और सामाजिक न्याय कम। दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है आपकी, समाजवादी, इसका भी बता चुके। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र प्रभावी रहेगा, नियंत्रण ज्यादा बढ़ जाएगा, संसाधनों का आवंटन क्या है, आर्थिक नियोजन, प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में था ना, मोदी गवर्नमेंट ने क्यों खत्म किया, धीमे चल के अब नीति आयोग आ गया, क्योंकि इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि अब हम धीमे धीमे पूंजीवाद की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा साम्यवाद या समाजवाद के विरोधी है, मतलब ये मानते हैं कि ये कहीं पर डिलीवर नहीं कर पाया साम्यवाद, क्योंकि स्वतंत्रता का हनन होता है इससे। तो संसाधनों का आवंटन, आर्थिक नियोजन हुआ था, क्योंकि 1991 तक हम लोग भी समाजवाद की ओर बहुत बड़ा झुकाव था हमारा, हर चीज बंद कर रखी थी, सरकार ही फैक्ट्री लगा रही थी, तो हमारी दशा बहुत खराब, जो पाकिस्तान की आज है ना, वैसे ही हमको भी डॉलर मांगने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ तब से हमारी क्षमताएं विकसित हुई, सेम चीन के साथ हुआ। चीन में समाजवाद तो है, लेकिन चीन ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी, अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी थी दुनिया भर के देशों के लिए, इसलिए चाइना का विकास हुआ। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी समय समय पे, समझते रहो अभी केवल, और जिसका जिक्र हो रहा है उसको नोट जरूर कर लो अपने नोट में एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ उत्पादकता कम होती है, सामाजिक न्याय ज्यादा होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इन दोनों चीजों को रेगुलेट करते हैं, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, 1+2, पूंजीवाद प्लस समाजवाद। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम चीजें सरकार खोल देती है, कुछ चीजों को सरकार नियंत्रण रखती है, रेगुलेशन करती है। जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया था अभी तक, जो आपका अंतरिक्ष क्षेत्र था उस पर सरकार का नियंत्रण था, संचार क्षेत्र भी बहुत टाइम बाद खोला गया, ठीक है। इन क्षेत्रों में सरकार का क्या है, नियंत्रण रहेगा। जैसे अभी भी शराब है, आप नहीं बना सकते हो, है, जो हथियार वगैरह हैं उनके लिए भी आपको अभी परमिशन नहीं है, और भी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे हल्का फुल्का नियंत्रण है, बाकी सारे क्षेत्र खोल दिए आपको, सरकार नियम बनाएगी, अगर नियम फॉलो नहीं करोगे तो सरकार क्या है, आपको दंडित करेगी। ये हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें दोनों सेक्टर रहते हैं, सामाजिक न्याय और प्रोडक्टिविटी होती है, सरकारी नियंत्रण मध्य स्तर का होता है, होता तो है बट मध्य स्तर। संसाधनों का आवंटन मैक्सिमम बाजार तंत्र के आधार पर होता है, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां आर्थिक नियोजन के आधार पर भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे। एक चलती है आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम, प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी, कुछ प्राथमिकता क्षेत्र सरकार ने तय कर रखे हैं, उसमें बैंक का जितना भी जमा है,
जो आप पैसा रखते हो बैंक में जमा, उसी से ही देश विकास करता है, ये ध्यान रखना। पूरा ये इकोनॉमिक्स में जो बैंक में पैसा है उसी पे चलेगी आगे चल के, आप देखोगे। तो जो आपके बैंक जमा है उसका 40% सरकार ने बोल दिया आपको पीएसएल को देना है, प्रायोरिटी सेक्टर। इसमें क्या आ जाएगा, कृषि, कृषि और जो मध्यम उद्योग है उनको ही 18% देना है। सोचो, देश का 18% पैसा सिर्फ इसको ही देना है, ये लिमिट लगा दी। फिर बाकी आपका आयात निर्यात हो गए, आवासन हो गई, कोई भी, ये प्रायोरिटी सेक्टर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई। तो इन योजनाओं में 40% खर्च करना है, ये हो गया आर्थिक नियोजन। यहाँ सरकार हस्तक्षेप कर रही है कि ये पैसा आपका पूरा का पूरा नहीं जाएगा कंपनियों। फिर तीसरी विशेषता जो है भारत की, वो है नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। आपको पता है प्लानिंग कमीशन 1938 या 39 के आसपास ही इंडिया में बन गई थी एक कमेटी, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। वहां से प्लानिंग की बात शुरू हो गई थी। फिर स्वतंत्रता के जस्ट बाद हमारा प्लानिंग कमीशन बना, वो काम करता रहा। 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन की जगह क्या, नीति आयोग लेके। आर्थिक सुधार हुए हमारी इकोनॉमी में, ये भी विशेषता। 1991 से जितने भी चेंज हुए आप देखोगे, जब ये सुधार पढ़ोगे तो और डिटेल में जाओगे कि जितने भी चेंजेस हुए हैं उनका ही प्रभाव पड़ा है, तब हम यहाँ पहुंचे। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये बोला जा रहा है कि जो 21वीं सदी है वो इंडिया की होगी। चाइना की अर्थव्यवस्था अब ढलान पे आ रही है, धीमे धीमे डिक्लाइन कर रही है। पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। इंडिया फैसले भी ऐसे ले रही है। 500 विमानों के ऑर्डर, 502 ऑर्डर दिए हैं विमानों के। सोचो, पूरे पाकिस्तान में 150-200 विमान हैं, तो हमने 500 के सीधा, एक एयर इंडिया ने दिया, टाटा ने, एक शायद इंडिगो ने दिया। इस लेवल पे इंडियन अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जहां पे मोदी जी जा रहे हैं हजारों बिलियन, मतलब हजारों करोड़ों की बात हो रही है। 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, इतने का दुनिया में जाके बोल देते हैं इतने की चीजें ये खरीद रहे। ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। अगली विशेषता क्या है, असमानताएं बहुत है। असमानताएं क्या होती हैं? जब दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति अंबानी हो, एक व्यक्ति मजदूर है, इनकी आय में बहुत ज्यादा अंतर, तो ये होगी असमानता। तो इंडिया में असमानताएं बहुत हैं, गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है। तो क्या होता है, व्यक्ति की आय में असमानता हो, या वो व्यय करता हो उसमें असमानता हो, या संपत्ति में हो। इस असमानताओं पे कुछ वक्र हैं, कुछ अनुपात हैं, मतलब फॉर्मूला है जो दिए हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला होता है क्विंटाइल रेशियो, पंचमक अनुपात। इसके नाम से ही आपको पता चल जाओगे, पंचमक मतलब 1/5वां भाग अगर आप उठाओ, तो ऊपर का 1/5वां 20% उठाओ, 20% अमीर रखोगे, 20% गरीब। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अमीर है, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो 5.6 ये है परसेंटेज, इतना अंतर आ। होना कितना चाहिए, 50-50, मतलब 1:1, लेकिन नहीं, ये 5.6 का। दूसरा है पाल्मा अनुपात, गैब्रियल पाल्मा करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने दिया था ये। इसमें क्या करते हैं, अब ये 5 से हट गए, इन्होंने बोला कि हम रिचेस्ट 10% उठाएंगे और पुअरेस्ट 40%, इनकी आय को डिवाइड करेंगे। ये भी आपका 1 से ज्यादा है, 1.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो पाल्मा में क्या करते हैं, 10/40, उसमें 20/20। ठीक है। एक एमडी लॉरेंज करके व्यक्ति थे, इन्होंने एक वक्र बनाया। कैसे वक्र था, पहले ध्यान रखो। इन्होंने बोला कि पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी खींचते हैं 45 डिग्री, नीचे भी वही भाग, वो भी। ये जब बिल्कुल भी कहीं पे असमानताएं ना हो तो ये हो गई। लेकिन जब इंडिया में देखेंगे तो 10% लोगों की आय पता चले इतनी ही है, तो हमने एक वक्र पे इतना कर दिया। दूसरा, जो 50% लोगों की आय है इतनी है, फिर 70% लोगों की आय है जो इतनी है, और फिर 100% की इतनी है, इतनी हाइट पे चली। तो ऐसे करके इनको मिलाते हुए एक वक्र बनेगा। ये हो गया आपका क्या, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व किस किस के बीच में, कि जनसंख्या का परसेंटेज, जनसंख्या का प्रतिशत। ऐसे पूछ लेते हैं कि इस कर्व का किससे संबंध है, तो जनसंख्या का प्रतिशत, और यहाँ पे क्या है, उनकी आय। और ये 45% की लाइन, लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। ठीक है। तो जब इसको डिवाइड कर देते हैं, जनसंख्या का प्रतिशत आय, तो इससे एक कर्व बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल, ये वाला, ये क्षेत्रफल, ये जो मैंने कर दिया डाल, और इसको डिवाइड करते हो आप किससे, 45, जो 45 डिग्री वाली अंश वाली जो रेखा है उसके नीचे का पूरा क्षेत्रफल ले लेते हो। जब इससे डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, गिनी गुणांक।
गिनी गुणांक, गिनी गुणांक क्या दर्शाता है? असमानताओं को। जितना परसेंटेज गिनी गुणांक का होगा वो आपकी असमानताओं को दर्शाए। एक मिनट, आगे चलते हैं। गिनी गुणांक का इसी से ही, लॉरेंज वक्र से ही संबंध है, ये बात ध्यान रखना। कोरेडो गिनी करके थे, इन्होंने क्या बोला कि अगर लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी और लॉरेंज वक्र के बीच का एरिया आप उसको डिवाइड करोगे 45 डिग्री लाइन के नीचे का फुल एरिया, तो ये एरिया ऑब्वियस है ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा होगा तो ये किस में, दशमलव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दशमलव फॉर्म में आएगा तो ये आपकी असमानताएं दिखाएगा। इंडिया में 35.2% है, लेकिन अगर हम देखें कि विकसित देश अमेरिका है तो वहां पे और ज्यादा अभी भी असमानताएं 41% है। तो ध्यान रखो, असमानताएं पहले बढ़ेंगी और ज्यादा बढ़ेंगी, फिर कम होती हैं धीमे। आगे चलते हैं। असमानताओं के कारण देख लेते हैं। ठीक है, ये वैसे मेंस के लिए, बट आपको अभी स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में हर चीज का एक आइडिया होगा ना, तब आप चीजों का अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए मैंने लिख दिए। तो भारत में अगर आप असमानताओं के कारण देखोगे कि क्या कारण है जो भारत में इतनी सारी असमानताएं हैं, तो सबसे पहले तो उत्तराधिकार व्यवस्था, कि माँ बाप के पास, जो अंबानी के पास संपत्ति उनके बच्चों के पास चली जाएगी पूरी की पूरी। तो इससे क्या होगा, ज्यों की त्यों असमानताएं बनी रहेंगी। लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इससे वो ऊपर नहीं उठ पाते। शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर नीचे है, ये एरो जहाँ पे बताएं वो मतलब गिर रही है नीचे। भ्रष्टाचार ज्यादा है। जो विकास के लिए पैसा आता है, पहले क्या होता था, राजीव गांधी खुद बोलते थे कि 1 रुपए भेजते थे, सिर्फ 15 पैसा नीचे पहुंचता था। ठीक है, तो भ्रष्टाचार या रिसाव जो था विकासात्मक व्यय में बहुत ज्यादा था। आधारभूत ढांचे का अभाव था। आधारभूत ढांचा क्या होता है, रोड, बिजली, इसके बाद और भी अस्पताल हो गए, ये भी आधारभूत ढांचे का ही भाग है। ठीक है, सामाजिक आधारभूत ढांचा होता है। इन सब चीजों का जब अभाव है तो आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है ही नहीं। इंटरनेट भी एक प्रकार का आधारभूत ढांचा है। अगर इंटरनेट है तो आज सारी चीजें क्या है, यूपीआई चल रहा है, दुनिया भर के बिजनेस इंटरनेट से चल रहा है। सरकार के द्वारा विकासात्मक व्यय में कमी या रिसाव, ये सारे आपके कारण। आगे चलते हैं। इसके लिए आप असमानताएं दूर करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय भी किए होंगे। तो क्या क्या उपाय किए? भूमि सुधार लेके आई सरकार। भूमि सुधार में क्या किया, जो जमींदार थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, उनकी ज़मीन लेके एक कर दिया कि इतने हेक्टेयर से ऊपर आपके पास ज़मीन नहीं हो सकती, लेके दूसरों को दी। ये हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी थी तो बच गए, बट इसका कुछ तो फायदा हुआ है, कुछ हद तक 20% भी सफल हुए, तो जो भूमिहीन थे उनके पास ज़मीन पहुंची। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, सरकारी कंपनी, उनकी बहुत स्थापना हुई। जो सेकंड आपकी पंचवर्षीय योजना होगी उसमें आपका कौन सा आएगा, महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस करके एक भारत के सांख्यिकीविद थे, इन्होंने लेके आया कि भारी उद्योग लगाए जाए। तो देश भर के उन क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की सरकारी उद्योग लगे, कोई इलाका कहीं पे कहीं लोहा बनाने की मशीन, इन्होंने विकास के इंजन की तरह कार्य। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, एमएसएमई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में और 1980 में। ठीक है, अगला क्या है, प्राथमिकता क्षेत्र रणनीति सरकार लेके आई है। उसमें क्या है, जो मैंने बता चुका हूं आपको कि 18% कृषि को, और टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है आपकी, उसको कितना, 40% देना। आरक्षण लेके आई सरकार की, गवर्नमेंट जॉब है, शिक्षा है, इसमें आरक्षण दो तो जो भी वंचित तबका है उनको आगे लाया जा सके। प्रगतिशील कर प्रणाली देश की, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, उससे भी क्या हो रहा है कि जो गरीब हैं उन पे कम टैक्स, जो अमीर हैं उन पे ज्यादा टैक्स, जिससे उनकी आय का वितरण किया जा सके। और सामाजिक सुरक्षा का, ठीक है, ये सारे काम सरकार कर रही है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक आज का खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम फिर से अगली चीजें देखेंगे। ये जानकारी है, 14 जून से बैच चल रहे हैं, जो भी बीपीओ न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, आरओ की कर रहे हो, या जूनियर असिस्टेंट। अगर आप इनकी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी एक बार तरीके से करना चाह रहे हैं, तो आप इतनी बेस्ट कोचिंग में जाना, जिनके नाम सुने हो आपने, टॉप क्लास, आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे दृष्टि वाले हैं जो करके बैठे हो यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि तैयारी आपकी तरीके से हो जाए तो फीस तो बहुत नॉमिनल है, फीस का तो कोई मतलब ही नहीं है। बट आप अगर मेहनत कर दोगे तो ये चीज़ें आपकी ऐसी कवर हो जाएंगी कि फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, फीस लिखी हुई है सबकी।
बाकी जीएस रेवोल्यूशन करके आप ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर सर्च करोगे ऐप मिल जाएगा। तो जीएस रेवोल्यूशन ऐप आप क्या है डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप, नंबर दिया रहता है आपके कमेंट सेक्शन में, ये नंबर, इस पे आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।